अमित को घर जाने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह की छुट्टी मिली थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी अनु व बेटे आरव के साथ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से करने का फैसला किया। अनु ने घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कहा था, देखो मैं पूरे 6 महीने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वे दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 3 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था? तुमने कभी मेरे मनोभावों को समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रख रही हो? अमित उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था, पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम जितने दिन जहाँ रहना चाहो वहाँ रहना, पर आरव अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। वे तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। अमित ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और अनु के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी से बाहर देखने लगा था। अमित को अपनी सास सुषमा कभी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी शह पर ही अनु ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 7 महीने बाद ही अनु ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वह करीब 5 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वह 6 महीने पहले ही मुंबई आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वह सपरिवार पहली बार दिल्ली जा रहा था। करीब 1 महीने पहले अमित का साला अमन अपनी पत्नी उसके ससुर ने उसे नया काम के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था, जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज़्यादा मन लगने से उसका ज़्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग होने के फैसले को सुन अनु बहुत ही तड़पी थी। खूब झगड़ी थी वह फ़ोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी ना कभी जरूर लहूलुहान होते हैं। अमित की इस कड़वी बात को सुनकर अनु कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह नहीं बोली थी। अमित अपने माता पिता को मुंबई में साथ रखना चाहता था, पर अनु ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया। माँ की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर अब हमने उन दोनों को उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का फायदा ही क्या हुआ? अनु के पास अमित के इस सवाल का कोई माकूल जवाब तो नहीं था, पर उसने अपने सास ससुर को साथ न रखने की अपनी जिद नहीं बदली थी। सुबह की फ्लाइट पकड़कर वे सब 11 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफर के दौरान अनु नाराजगी भरे अंदाज में खामोश रही थी। अपने ससुराल के साथ अनु की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी थी। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा। ये बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा अमित के पिता मनोहर जी ने खोला। उन सब पर नज़र पड़ते ही वे फूल से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने आरव को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। अनु ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। मनोहर जी तो आरव से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पा आरव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अनु और अमित घर में आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीज़ें इधर उधर फैली दिखती थी, वहाँ हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या? अमित ने अपने पिता से पूछा। वे डॉक्टर के यहाँ गई हुई हैं। प्यार से आरव का माथा चूमने के बाद मनोहर जी ने जवाब दिया। अकेली? नहीं,
उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? संगीता मौसी? नहीं, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? अरे बाप रे! मनोहर जी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और आरव को गोद से उतार झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ? अमित ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वह झेपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। आरव कार के साथ खेलने में मगन हो गया। अनु और अमित मनोहर जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई काम वाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देखकर अनु ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। काम वाली तो हमने लगा ही नहीं रखी है बहू। घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम ये कह सकती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है। अपने मजाक पर मनोहर जी सबसे ज्यादा खुलकर हंसे। अमित ने एक भगोने पर ढकी तस्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार के करके गई है। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वे तो 2 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए मनोहर जी ने उन दोनों को बताया। आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? अमित हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। अनु आगे बढ़ाई। अगली बार तुम बनाना, तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। मनोहर जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी। अनु को अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो अमित दरवाजा खोलने के लिए चला गया। अनु, तुम्हारे पापा आए हुए हैं। कुछ देर बाद अमित की ऊंची आवाज अनु के कानों तक पहुंची तो भागती सी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? अनु अपने पिता अमरकांत जी को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। आरव को गोद से उतारने के बाद अमरकांत ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। अमरकांत, रसमलाई का मजा खाने के बाद लिया जाएगा, अभी चाय बनकर तैयार है। मनोहर जी रसोई में से ही चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज में जवाब देने के बाद अमरकांत ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता है। ये चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से अमित खुद को रोक नहीं सका। ये सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। अमित सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए अमरकांत उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 3 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से सुषमा बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियां उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं टखने में मोच आ गई। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात मनोहर जी और उषा से हुई। उषा की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही सुषमा का उषा ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने सुषमा के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज सुषमा ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए मनोहर जी व उषा उन दोनों को अपने घर ले आए थे। सुषमा का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहां कोई जख्म तो नहीं हुआ, पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते सुषमा को उषा के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए उषा रात को सुषमा के साथ ही सोई थी। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही सुषमा के मन में कोई अवरोध टूटा और वह उषा से लिपटकर खूब रोई थी। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे ये एहसास बहुत सता रहा था कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से
अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है बहन जी। आप मुझे आज माफ़ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही सुषमा ने जिस वक्त उषा से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त अमरकांत और मनोहर जी भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब उषा ने सुषमा को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलतफहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की, तो भाव विभोर हो अमरकांत और मनोहर जी भी एक दूसरे के गले लग गए थे। उषा और मनोहर ने सुषमा और अमरकांत को अपने घर से 3 दिन बाद ही विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी के ससुराल में नहीं, बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना कमर का दर्द सता रहा है, ना बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। उषा की अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने सुषमा को बेटी के ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होती गई थी। पहले एक दूसरे के प्रति नाराज़गी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई हैं? अनु के इस सवाल को सुन अमरकांत अतीत की यादों से झटके के साथ उबर आए थे। कुछ देर में वे आती ही होंगी, इसे फ्रिज में रखा। अमरकांत ने रसमलाई का डिब्बा अनु को पकड़ा दिया। वे सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, तब एक बार फिर घंटी की आवाज़ घर में गूंज गई। दरवाज़ा खुलने के बाद अनु और अमित ने जो दृश्य देखा, वह उनके लिए अकल्पनीय था। माँ अमित की माँ उषा ने अनु की माँ सुषमा का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा थकी सी नजर आने के बावजूद वे दोनों घर आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। अमित ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर माँ की बाह थाम ली। सुषमा के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अनु उनसे अलग हुई तो आरव अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड़ प्यार का केंद्र बनकर वह बेहद प्रसन्न और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। अमरकांत ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ बढ़ गए। उनकी जगह चाय बनाने के लिए अनु रसोई में जाना चाहती थी, पर उषा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। उषा के मुंह से निकले इन शब्दों से अनु और अमित के मनों की उलझनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर आरव के साथ हंसते बोलते देख अनु ने धीमी आवाज में अमित के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश हैं चारों। अमित भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ की टखने में आई मोच वाली घटना से अनजान अनु एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार अनु की आवाज़ उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए अनु और अमित के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे, तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब अमन अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ था, तब सुषमा और मुझे समझ में आया कि हमने अनु को किराए के मकान में जाने की शह देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल गया।
मनों का मैल मिटा तो वक्त ने ये सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता को सहारा देने को, उनकी देखभाल करने को उपलब्ध ना हो, तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे अमरकांत ने आगे बढ़कर मनोहर जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? अमित ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने ये खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, अमरकांत ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अमित ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। ये बात सच है बेटे, पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। मनोहर जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन लेकिन क्या? बेटे को यूं झटके से चुप होता देख उषा चिंतित नजर आने लगी। इस अनु बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए। ये ससुराल वालों से रूठकर अब कहाँ जाया करेगी? अमित के उस मजाक पर सबने जोर से ठहाका लगाया तो अनु ने शर्माकर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। भावनाओं की रौ में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। नैना के प्यार में दीवाने हुए अभय ने भी ऐसा ही एक निर्णय किया, उससे शादी करने का। लेकिन महत्वाकांक्षी नैना ने उसी अभय के निर्णय को इतनी बेदर्दी से ठुकरा दिया जिसके लिए उसने अपना घर और घर वालों को छोड़ा था। कभी कभी जीवन की सच्चाइयाँ वर्षों के निर्णय को पल भर में बदल देती हैं। प्यार और भावनाओं के आवेश में किए गए वादे दौलत की चमक के आगे बेमानी जान पड़ते हैं और इंसान को लगने लगता है कि उसके पाँव के नीचे का धरातल कितना कमज़ोर था, उसके विश्वास की बुनियाद कितनी खोखली थी। अपने विवाह के निमंत्रण पत्र को निहारते हुए ऐसे ना जाने कितने विचार अभय के मन को मथ रहे थे। उसकी यादों में वे लम्हे कौंध गए जब शाम के समय वह और नैना समुद्र के किनारे रेत पर जा बैठते थे। नैना बार बार रेत पर उसके नाम के साथ अपना नाम लिखती, जिसे समुद्र की लहरें आकर मिटा देती थी। तब वह उसकी बाहों को थाम स्नेहसिक्त स्वर में कहती, आज ये नासमझ लहरें भले ही तुम्हारे नाम के साथ लिखे मेरे नाम को मिटा डाले, लेकिन कल जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा तब तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम को कौन मिटा पाएगा? उन लम्हों को याद कर अभय के होठों पर एक झूठी सी मुस्कान तैर गई और वह अतीत की गहराइयों में उतरता चला गया। उस शाम लायंस क्लब में काव्य गोष्ठी का आयोजन था। कई बड़े बड़े कवि वहां आए हुए थे। साहित्य में रुचि होने के कारण अभय भी अक्सर ऐसे प्रोग्राम में जाया करता था। उस दिन एक 20-22 साल की युवती की काव्य रचना को काफ़ी सराहा गया था। शब्दों का चयन और भावों की अभिव्यक्ति के बीच सुंदर तालमेल था। प्रोग्राम की समाप्ति पर वह उस लड़की के करीब पहुंचा और बोला, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। इतनी कम उम्र में विचारों में इतनी परिपक्वता कम ही देखने को मिलती है। नैना हंस दी तो वह एकटक उसे निहारता रह गया था। सच कहूँ तो आपका नाम भी आपकी कविता की तरह दिल को ठंडक पहुंचाने वाला है, वह बोला। नैना खिलखिला पड़ी। उसकी खनकती हंसी ऐसी थी मानो जल तरंग बज उठी हो। उसकी सुंदर दंत पंक्तियों को देख लग रहा था मानो गुलाब की दो पंखड़ियों के बीच में आकाश से तारे उतरकर सिमट गए हो। अभय मंत्र मुग्ध सा उसे घूरता ही रह गया।
उसे लगा नैना के रूप में विधाता ने स्वयं एक जीती जागती कविता की रचना लिख डाली थी। जैसे ही घर जाने के लिए नैना ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए, बादलों की गड़गड़ाहट ने बारिश की सूचना दे डाली। नैना घबराकर बोली, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ कार में बैठकर अपने घर चल सकती हैं, अभय ने कहा। पहले तो नैना के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, फिर परिस्थिति की मजबूरी को समझते हुए उसने सहमति में सिर हिला दी। अभय नैना को उसके घर छोड़कर अपने घर लौट आया। अभय शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स सेठ ताराचंद का छोटा बेटा था। उससे बड़े दोनों भाई अमित और सुमित बीए तक पढ़ाई करके पिताजी के बिजनेस में उनका हाथ बटा रहे थे। लेकिन अभय की पढ़ने में रुचि अधिक थी, इसलिए वह अपने ही शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। शाम को अपनी शॉप पर चला जाता था। उस दिन भी अभय कुछ ग्राहकों को गहने दिखा रहा था। जब नैना अपनी माँ के साथ वहाँ आई, उसे देखकर वह खुश हो उठा। नैना भी उसे शॉप में देखकर हैरान रह गई थी। अरे तुम यहाँ, लगता है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। अभय मुस्कुराया, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर उसकी माँ से बोला, हाँ तो बताइए आंटी, क्या दिखाऊं? बेटी के लिए हल्का सा हार चाहिए। अभी लीजिए। और इसी के साथ अभय ने वार्डरोब से कई डिब्बे निकालकर उनके सामने रख दिए। एक के बाद एक करके कई डिब्बे देखने के बाद एक सफ़ेद मोतियों के हार पर नैना की नज़र अटक गई। उसने उस हार को अपने गले में पहना और खुद को आईने में निहारते हुए अभय से पूछा, कैसा लग रहा है? प्रशंसात्मक नज़रों से अभय ने नैना को देखा और बोला, आपके गले में पड़कर यह हार नहीं, जीत लग रहा है। हार से ज़्यादा सुंदर तो आपकी बातें हैं। नैना उससे बोली, रहा न गया। क्या कीमत है बेचैनी इसकी? दूर करने के लिए उसने किसकी? विवेक को फोन हार लगाया। की या मेरी बहुत जबान देर की? बाद विवेक अभय ने फोन हंसा, उठाया। फिर बोला, क्या 15,000 बात है? रुपए। फोन क्यों किया? नैना ने हार खरीद विवेक लिया। के बदले अभय बदले ने अपने पिताजी से सुनकर कहकर उसकी कीमत तान्या कुछ हैरान कम सी करवा रह दी। गई। नैना संकोच से उसके हाथ बोली, से रसीद लेते ऐसे हुए ही बोली थी, दिल घबरा लगता रहा था, है सोचा तुम्हारा तुम्हें यहाँ फोन कर अच्छा लेती हूँ। खासा रसूख है। विवेक ने कहा, अभय हंस तान्या दिया ध्यान था। से सुनो, अगली मेरे शाम वह प्रमोशन के दुकान लिए पर जब जल्द ही पहुंचा तो एग्जाम्स नैना होने को वहां वाले हैं। पहले से ही अब आकर मुझे बैठे स्टडी भी देखा। करनी है, इसलिए वह प्लीज उसके पिताजी तुम से मुझे पूछ बार बार रही थी, बेवजह फोन करके आपका वह अभय डिस्टर्ब नाम मत का करना। एम्प्लॉय आज नहीं तान्या आया? बहुत हैरान और हताश पिताजी हो पहले गई। तो हंसे, विवेक के फिर ऐसे बोले, व्यवहार ने उसे बेटी वह मेरा निराशा की एम्प्लॉय गहरी नहीं, खाई में मेरा ढकेल सबसे दिया। छोटा बेटा है। माँ भी वापस तभी आने वाली नैना थी। की नजर अभय पर एक पड़ी। हफ्ते उसने बाद आंखें उसने तरेर कर उसकी विवेक तरफ को फोन देखा किया तो तो उसने विवेक ने उसे अभिवादन में बताया हल्का सा सिर कि झुका उसने सारे दिया। एग्जाम्स क्लियर नैना कर को लिए हार के हैं। साथ अब के वह टॉप ट्रेनिंग के चाहिए लिए थे। जल्द ही अभय ने इंडिया एक से हफ्ते बाहर बाद जाने उसे वाला आने है। के लिए कहा, वहां से आकर लेकिन वह अपनी 3 दिन मम्मी में ही से टॉप्स हम तैयार दोनों की शादी करवाकर के बारे में वह बात उन्हें करेगा। लेकर नैना के ये घर सुनकर पहुंच गया। तान्या का दिल अभय घबराहट को से घर आया जोर-जोर देख से नैना बहुत खुश धड़कने हुई लगा। और जल्दी से उसने चाय रोहित बनाकर से कहा कि ले वह आई। उसने वह विवेक से मध्यम कहा कि वर्गीय वह परिवार विवेक की के बिना लड़की थी। 3 महीने उसके पिता जल कैसे विभाग में बिताएगी। क्लर्क थे। उसे बहुत घर में घबराहट माँ सी बाप हो के रही अलावा थी। एक छोटी बहन उसकी भी थी। बात को चाय अधूरी पीते ही हुए नैना सुनकर ने पूछा था, विवेक ने बीच में ही अभय फोन को तुम काट इतने दिया। बड़े ज्वेलर्स के बेटे तान्या हो, स्तब्ध सी घर का खड़ी रह जमा गई। जमाया वो बिजनेस है, बहुत परेशान फिर हो भला उठी। तुम्हें एमबीए करने की माँ क्या भी अब सूझी? वापस आ चुकी थी। मुझे शुरू से ही पढ़ाई तान्या का की माँ शौक अब रहा बहुत है। खुश थी पढ़ाई और खुद कभी को व्यर्थ बहुत ही नहीं जाती तरोताजा नैना, महसूस कर एक ना रही एक दिन थी। काम आती ही तान्या है, को अब तो अपनी उसने माँ के जवाब सामने दिया। जाने में भी नैना ने शर्म कंधे सी आ उचकाए रही फिर थी। लापरवाही से बोली, अपराध बोध की पता भावना नहीं से वह दबी एमबीए जा रही तुम्हारे थी। ज्वेलरी के वो बिजनेस में क्या सोचने लगी काम कि देगा? उससे मेरे जाने विचार में तो अनजाने पढ़ाई लिखाई का बहुत चक्कर बड़ी छोड़कर गलती हो गई है। तुम्हें जल्द से उसने जल्द माँ के अपने बिजनेस विश्वास पर को अनजाने अपनी में ही पकड़ चूर-चूर मजबूत कर दिया। करनी चाहिए। अब क्या करे? अभय खामोश उसने रहा। एक बार फिर वह बोली, विवेक क्या को फोन सोचने करके लगे? कहा कि अब सोच उसकी रहा माँ था कि घर अगली बार वापस लौट तुम्हारे आई है। घर वो किस कम से बहाने कम से एक आऊंगा। बार उसके घर में आकर उसकी उसकी बात पर माँ वह से तो खिलखिलाकर बोली, मिलकर बातचीत अभय करके अब तुम्हें उन्हें मेरे घर आश्वस्त आने के कर लिए किसी जाए। बहाने की जरूरत बाकी नहीं है। बातें बाद में तय जब कर भी ली दिल करे जाएंगी। बेझिझक लेकिन आ जाया विवेक ने करो। तुरंत अपनी धीरे धीरे व्यस्तता नैना का अभय बहाना की अच्छी बनाकर दोस्ती बन गई। अपना पीछा दोनों की छुड़ा मुलाकातों लिया। पर सिलसिला बढ़ने विवेक लगा। विदेश चला दोस्ती के गया। इस रिश्ते में जाने कब से प्यार पहले की उसने कोपलें एक बार फूटने भी लगी तान्या उसे पता ही और नहीं उसकी चला। माँ से अक्सर मिलने वह की और नैना आवश्यकता भी सागर के नहीं किनारे जा समझी। बैठते थे। तो दोस्तों, ऐसी ही एक ये सुनहरी कहानी शाम को का पहला अभय ने भाग नैना था। का हाथ अपने कहानी हाथ का में लेकर दूसरा पूछा भाग था, कल नैना प्रसारित किया मुझसे शादी जाएगा। करोगी? उसकी बात सुनकर उसके गाल शर्म से लाल हो उठे थे। वह बोली थी, तुम इतने पैसे वाले बाप के बेटे हो, तुमसे विवाह करने का सौभाग्य मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे घर वाले तुरंत राजी हो जाएंगे।
नैना का जवाब पाकर अभय का मन मयूर नाच उठा था, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी थी कि पिताजी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। दूसरे भैया एक लड़की को चाहते थे, पर पिताजी ने उनकी एक ना सुनी और सुमित भाई का विवाह अपनी पसंद की लड़की से कर दिया। नैना के साथ उसके प्रेम की बात उनके कानों में पड़ेगी तब पता नहीं उन पर क्या प्रतिक्रिया हो। आखिर उसने सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया। अभय का MBA पूरा हो चुका था। अब वह पिताजी के साथ पूरी तरह उनके बिजनेस में बिजी हो गया। एक दिन उसके पिताजी ने काम के सिलसिले में उसे हिमाचल जाने के लिए कहा और बोले, देखो बेटे, हिमाचल में मेरे बचपन का दोस्त रमाकांत रहता है, तुम उन्हीं के घर ठहरना। रमाकांत का भी हिमाचल में ज्वेलरी का बिजनेस है। तुम अपने काम में उनकी मदद लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। हिमाचल पहुंचकर अभय को रमाकांत की कोठी तलाशने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। ड्राइंग रूम में अभय को बिठाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे शिखा बेटी, अभय आ गया है, चाय लेकर आओ। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और ट्रे हाथ में लिए शिखा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। रमाकांत जी ने अभय से शिखा का परिचय कराया तो वह धीरे से हेलो बोली और नज़रें नीची किए चाय बनाने लगी। दोनों को चाय देकर जब वह जाने को हुई तो रमाकांत बोले, शिखा बेटी, अभय हमारे घर 2-4 दिन रुकेगा। ये पहली बार हिमाचल आया है, इसे घुमाना तुम्हारा काम है। ठीक है पापा, आज शाम को मैं इन्हें हिमाचल की सबसे खूबसूरत पॉइंट पर लेकर जाऊंगी। नाश्ता करके अभय और रमाकांत काम के सिलसिले में बाहर चले गए। शाम को वो वापस लौटा तो शिखा तैयार खड़ी थी। दोनों कार से घूमने निकल पड़े। हिमाचल की खूबसूरत पर्वत और प्राकृतिक नज़ारे देखते ही बनते थे। शिखा व अभय दोनों वहीं पहाड़ पे एक सुंदर सी जगह में बैठ गए। अभय ने पूछा, शिखा आजकल तुम क्या कर रही हो? MA करने के साथ साथ मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ ताकि पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटा सकूँ, शिखा बोली थी। और तुम क्या कर रहे हो? उसने अभय से पूछा। मैंने MBA किया है, अब पिताजी के बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। MBA करके तुम कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, किसी कंपनी में अच्छी जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। सलाह तुम अच्छी दे रही हो, लेकिन मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब पिताजी का जमा जमाया बिजनेस है। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, पर अपने बारे में मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कम से कम कुछ महीनों तक अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश ज़रूर करती। मुझे पता तो चलता कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। शिखा एक पल के लिए रुकी थी, फिर बोली, जीवन में अपनी अलग पहचान बनानी भी बहुत ज़रूरी है। संघर्ष करने से इंसान के जीवन में निखार आता है। पिताजी का बिजनेस तो कभी भी अपनाया जा सकता है। अभय शिखा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था। शाम हो चली थी। घर जाने के लिए दोनों उठ खड़े हुए। अभी अभय ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पत्थर पर पैर फिसल गया था। इससे पहले कि वह लड़खड़ाकर गिरता, शिखा ने उसे संभाल लिया था। दर्द की तीखी लहर उसके शरीर में दौड़ गई थी। लगता है पाँव में मोच आ गई है, अभय ने अपना पाँव मसलते हुए कहा। 1 मिनट ठहरो। शिखा तेजी से कार की ओर लपकी और वहाँ से दवा का डब्बा उठा लाई। दर्द की दवा पैर पर मलकर उसने क्रैम्प बैंडेज बांध दी। शिखा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अभय उसके बराबर में जा बैठा और वह दक्षता से कार चलाती हुई उसे घर ले आई थी। 3 दिन हिमाचल में रुककर अभय अपने घर लौट आया। अपने दोस्त का हालचाल जानने के बाद पिताजी बोले, अभय, शिखा तुम्हें कैसी लगी? पिताजी, शिखा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बुद्धिमान और साहसी। आजकल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। मुझे पूरी आशा थी कि शिखा तुम्हें पसंद आएगी। पिताजी बोले, बेटे, मैं और रमाकांत तुम्हारा और शिखा का विवाह करना चाहते हैं। क्या पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभय ने हैरानी से माँ और पिताजी को बारी बारी से देखा। क्यों नहीं हो सकता? शिखा अच्छी लड़की है, घर अच्छा है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? पिताजी ने उसे घूरा। अभय की उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह उठकर अपने कमरे में आ गया। माँ अभय के कमरे में आई और उसके पास बैठकर प्यार से बोली, मुझे बता अभय, क्या बात है? क्या शिखा
तुझे पसंद नहीं? उस दिन सब कुछ बताने का समय आ गया था। अभय ने माँ की तरफ देखा, हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में बोला, माँ, मैं नैना से प्यार करता हूँ, यही सच है, और एक ना एक दिन आप सबको इस सच्चाई को स्वीकारना ही पड़ेगा। तू जानता है अभय, तेरे पिताजी यह बात कभी नहीं मानेंगे। उनके दिल में तेरी शादी को लेकर कितने अरमान हैं। क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें यह पता चलेगा। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें सिमट आई। माँ, पिताजी के अरमानों के लिए क्या मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूँ? मेरे लिए किसी को कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अभय की माँ, पिताजी ने कमरे में आते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, देखो अभय, पिता होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। शादी कोई हंसी खेल नहीं है, जीवन भर का बंधन है। तुम्हारा भाई सुमित भी यह गलती करने जा रहा था, पर वक्त रहते वह संभल गया। देखो मैं कितनी अच्छी बहू लाया हूँ उसके लिए। आज वह कितना खुश है। भैया संभले नहीं थे, आपसे डर गए थे, इसलिए आपके आगे झुक गए, पर मैं झुकने वाला नहीं। अपने प्यार का बलिदान नहीं कर सकता मैं। अच्छा बताओ, तुम कितने दिन से नैना को जानते हो? अभय की ओर देख पिताजी व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, लगभग 6-7 महीने से। धीमे स्वर में अभय बोला, और मैंने शिखा को बचपन से बड़ा होते देखा है। 12 साल की थी वह जब उसकी माँ चल बसी थी, तभी से उसने अपने घर को संभाल लिया था। उसमें बहुत ठहराव है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए अभय बोला, आप और माँ एक बार नैना को देख तो लीजिए पिताजी। नैना बहुत सुंदर है, उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, जबकि आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी शिखा हमेशा जींस टॉप पहने रहती है। ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी? देखो अभय, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों का पता नहीं चलता है। नैना एक साधारण परिवार की लड़की है। मैं दावे से नहीं कह रहा हूँ, पर इस बात की संभावना हो सकती है कि वह तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करती हो। अपने पिताजी की बात पर अभय गुस्से से भरनाकर बोला, आप समझते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, भावनाएं कुछ भी नहीं। आपको अपने पैसे पर इतना ही घमंड है तो मैं अभी यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आपका पैसा और रुतबा न होने पर भी नैना मुझसे ही शादी करेगी, देख लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपनी बहू को घर लेकर आऊँगा, पिताजी बोले। अभय ने अपने कपड़े अटैची में रखे और माँ पिताजी के पांव छू अटैची उठाकर घर से बाहर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी अजय का ख्याल आते ही वो ऑटो पकड़कर अजय के घर की ओर चल दिया। अजय को अभय ने सारी स्थिति बता दी तो वह बोला, घर से तो तू चला आया, अब करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। नैना को पाने के लिए अपनी अलग पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। शाम को अभय कॉफ़ी हाउस में नैना से मिला और सारे मामले के बारे में उसे बताया। घर से अलग होने की बात सुनकर नैना स्तब्ध रह गई। वह नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, अभय तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। घर में रहकर भी तो तुम पिताजी को मना सकते थे। कहानी यहाँ पर समाप्त होती पिताजी है। मानने वाले आशा नहीं करती थे। हूँ कहानी फिर पसंद सुमित आई भैया के होगी। वक्त भी वो अगर कहाँ कहानी माने थे। पसंद आई है तो प्लीज इसे आखिरकार लाइक सुमित एंड भाई शेयर को ही करें। चुकना पड़ा था। दोस्तों, मैं ऐसी नहीं ढेरों चाहता कि हमारे पारिवारिक प्यार का भी कहानियाँ सुनने वही के हश्र लिए हो, मेरे इसलिए मुझे चैनल घर को प्लीज छोड़ना पड़ा। सब्सक्राइब करें। लेकिन अभय, धन्यवाद मैं नहीं दोस्तों। चाहती कि मेरे खातिर तुम अपने घर वालों को छोड़ो। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना। जिसे जो कहना है कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ नैना, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर अब क्या करने का इरादा है? अब जॉब तलाश शुरू करूँगा, तुम टेंशन मत लेना नैना, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही अभय को एक कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। कुछ दिन बाद अभय ने अजय के घर के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अब वो बहुत खुश था। उसका MBA करना सार्थक हो गया था। धीरे धीरे घर की ज़रूरत वस्तुएं जुटाने में 3-4 महीने बीत गए। एक रात वो अपने कमरे में बैठा टीवी पर पिक्चर देख रहा था। तभी बड़े भैया का फ़ोन आया, अभय जल्दी से मेट्रो हॉस्पिटल पहुँचो, माँ को हार्ट अटैक पड़ा है। अभय का दिल धक से रह गया। जल्दी से बाइक स्टार्ट करके वो हॉस्पिटल पहुँचा। घर के सभी सदस्य ICU के बाहर जमा थे। वो पिताजी के निकट चला आया। उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। उनके हाथों को कसकर थाम अभय रूधे गले से बोला,
हिम्मत रखिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। दर्द में भी तुम्हारी माँ बार बार तुम्हें ही याद कर रही थी। कहते हुए पिताजी फूट फूट कर रो पड़े थे। अभय ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। 1 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। माँ अब खतरे से बाहर थी। सारी रात हमने आंखों में काट दी। सुबह नर्स ने आकर सूचना दी कि आप लोग माँ से मिल सकते हैं। पहले अभय और पिताजी माँ के पास गए। अभय को देख उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अपलक उसे देखती माँ ने धीमे स्वर में कहा, अभय बेटे, तू घर लौटा, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहकर माँ घर आ गई। माँ और पिताजी के कहने पर अभय ने अपना फ्लैट छोड़ दिया और सामान लेकर घर वापस आ गया। नैना उन दिनों अपनी बुआ के पास गई हुई थी, इसलिए वह उसे कुछ भी न बता सका। एक शाम माँ और पिताजी के पास अभय लॉन में बैठा था तो पिताजी बोले, अभय, तुम नैना से विवाह की बात कर लो। मैं और तुम्हारी माँ जल्द से जल्द उसके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। अभय का दिल उमंग से भर उठा। 1 सप्ताह बाद नैना लौटी तो वह उससे मिलने पहुंचा। उस दिन वह गुलाबी साड़ी और सफ़ेद मोतियों के हार में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में झांककर अभय बोला था, नैना, अब समय आ गया है कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ। बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों से कब बात करने आऊं? अभय ने उससे यह बात छिपा ली कि उसके घर वाले अब उसके विवाह के लिए राजी थे। उसने सोचा कि जब अचानक माँ और पिताजी को लेकर वह नैना के घर पहुंचेगा तब उसे कितनी प्रसन्नता मिलेगी। नैना कुछ क्षण खामोश रही, फिर बोली, पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बताओ दोगे? मांगो, क्या मांगती हो? कहो तो आसमान से चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूँ। मुस्कुराते हुए अभय बोला, अभय, मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ। अब वह भी गंभीर हो उठा। सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा था। अभय, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपनी जॉब छोड़ दो और अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लो। लेकिन क्यों? अच्छी भली नौकरी है, क्या बुराई है इसमें? अभय ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बुराई कुछ भी नहीं, लेकिन सोचो, कहाँ यह 40-50 हज़ार रुपए की छोटी सी जॉब और कहाँ तुम्हारे पिताजी का लाखों का बिजनेस। उसमें जो शान और इज्जत होगी वो तुम्हारी इस नौकरी में नहीं होगी। और कुछ? नैना का चेहरा गौर से देखते हुए अभय बोला, विवाह से पहले उस 2 कमरों के फ्लैट को छोड़कर अपनी कोठी में चले आओ। क्योंकि तुम्हारे घर से अलग रहने पर तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी पर तुम्हारे दोनों भाइयों का कब्जा हो जाएगा। अच्छा हुआ नैना, शादी से पहले ही तुमने अपने मन की बात साफ कह दी। बुझे मन से अभय ने बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना अभय। हर लड़की की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं। मैंने हमेशा अभाव में जीवन काटा है। बचपन से मेरी इच्छा थी कि किसी बहुत बड़े आदमी के बेटे से मेरा विवाह हो। मैं भी कारों में घूमूं, आलीशान कोठी में रहूं। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तो तुम इसे व्यर्थ के आत्मसम्मान के चक्कर में पड़कर मत तोड़ो। नैना विनती करते हुए बोली। अभय चुपचाप उठकर वहां से चला आया और सीधे घर न जाकर सागर के किनारे रेत पर जा बैठा और आती जाती लहरों को देखने लगा। कितनी शामें उसने यहाँ नैना के साथ बिताई थी। भविष्य के कितने सतरंगी सपने संजोए थे, लेकिन आज उसे सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। रह रहकर शिखा की कही बातें उसके मन मस्तिष्क में गूंज रही थी। अपने बलबूते कुछ करने का प्रयास करो, थोड़ा सा भी कमाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हें सच्ची खुशी हासिल होगी। कितना फर्क था दोनों की सोच में। अब अभय को अपने जीवन का फैसला लेने में अधिक देर नहीं लगी। शांत मन से वह घर चला आया और माँ और पिताजी से बोला था, पिताजी, मैं शिखा से विवाह करना चाहता हूँ। आश्चर्य से वे दोनों बेटे का चेहरा देखने लगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था पिताजी कि भावावेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। आपका अनुमान सही था। नैना मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती थी। अच्छा ही हुआ पिताजी जो आपने उस दिन मुझे घर से जाने दिया, अन्यथा मुझे नैना की भावनाओं का कभी पता नहीं चलता। जीवन का वह मोड़ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसी मोड़ पर आकर मैं भंवर में फंसने से बच गया। मेरे जीवन को सही दिशा मिली। अच्छी तरह सोच लो अभय, तुम्हें अपने निर्णय पर अफसोस तो नहीं होगा, पिताजी बोले।
अब कैसा अफसोस पिताजी, मैं उस मृगतृष्णा से बाहर आ चुका हूँ। शिखा जैसे हीरे को छोड़ मैं पत्थर तराश रहा था। पिताजी उठे और हिमाचल फोन करके रमाकांत को यह खुशखबरी सुनाने चल दिए। माँ और भाभियाँ शादी की तैयारियों में जुट गई। सोचते सोचते अब है अतीत से वर्तमान में आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।